राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, देखेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 यहाँ पे है और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। अगर इसको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं तो देखेंगे इनके बीच जो लगने वाला Fe है, जो Fe है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम ये देखेंगे कूलम्ब्स लॉ जो डिपेंड करता है। Coulomb's law is quantitative statement about the force between 2 point charges. It states that the force interaction between any 2 point charges is directly proportional and of the product and charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है, आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें या डायरेक्ट फोर्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उसके चार्जेस के मतलब Q1 और Q2 पे डायरेक्टली लगेगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या लगेगा, उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके गिवन चार्जेस के। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है, ठीक है, तो एफ ई या एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट के फॉर्म पे यहाँ पे हमें के रखना होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा है। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप ये बोलेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये Q1 और Q2 चार्जेस को जिस भी मीडियम में रखा गया है उनके बीच का मीडियम क्या है, वही मीडियम कहलाता है परमिटिविटी ऑफ चार्जेस। और इसकी वैल्यू जो होती है आप ये याद रखिएगा, इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.854 10⁻⁻12। अब यूनिट अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अभी हम देखेंगे यूनिट कैसे चेंज होती है। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब हम ये देखेंगे, ये तो बस ओनली एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए था। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी क्या वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे देखिएगा ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल पर्पस विल बी द टेक ऑन दी वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू हटती है वो इसकी जगह पे आ जाती है और उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ वैल्यू गिवन है फॉर द एयर ऑफ द वैक्यूम, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटती है। और ये जो के कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू अगर आप वैक्यूम पे लेंगे, एयर या वैक्यूम पे, तो उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। अगर आप वाटर पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू 81 लेनी होती है। अगर आप मेटल्स पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट लेनी होती है। अब बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप यहाँ पे दो फिगर देख रहे होंगे, फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर ये है, सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, इनके पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि अब इलेक्ट्रो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे। तो हम ये देखते हैं, लेट Q1 एंड Q2 बी द आर पॉजिटिव। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 और Q2 आपको दिख ही रहा होगा, चाहे आप इस वाली फिगर पे देखें चाहे डाउन वाले, हम डाउन वाले फिगर से बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं जो कौन सी डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो जो फोर्स होगा हमारा हो जाएगा F21 फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं Q1 पे, 1 पे किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो ये हो गया हमारा F12। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये लिखना हो तो हम देखते हैं ये लिख के। तो अब हम जो फोर्स F12 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे, तो K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, मतलब R21 की ओर जब हम F12 पे बात करेंगे, जब हम F12 पे बात करेंगे तो किसके द्वारा फोर्स लगाया गया, 21 के द्वारा लगाया गया। और यूनिट वेक्टर भी इसमें ऐड होगा, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 कैप। ठीक है, सेम अगर हम F21 के द्वारा फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें सेम ही हो जाएगी, Q1 इंटू Q2 अपॉन, बस नीचे वाला चेंज हो जाएगा, किस पे लग रहा है, 1 से 2 की ओर लग रहा है, तो 1 से 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, R21 कैप। तो हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड में इक्वेशन फर्स्ट अगर इक्वेशन सेकंड, मैग्नीट्यूड पे F12 एंड F21 सेम है फॉर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पे ये सेम है, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो एक की डायरेक्शन इस साइड है, दूसरे की डायरेक्शन इस साइड है। फिगर पे बात करें तो एक की डायरेक्शन इस साइड है, दूसरे की डायरेक्शन इस साइड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर मैग्नीट्यूड बोथ आर द सेम बट साइन इज अपोजिट। लेकिन ये इनकी जो साइन है या ये जिस भी डायरेक्शन पे है वो अपोजिट है। तो इसी के बेस पे हम ये भी लिख सकते हैं, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो ये हमारा निकल के आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब बात करेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, आप याद रखिएगा कि हम कोई भी इस पे स्टैटिक चार्ज पे जब हम बात करते हैं या स्टैटिक चार्ज पे जब हम स्टडी करेंगे तो इनके बीच का जो मीडियम होगा, इनके बीच का जो मीडियम है उसी को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है। देखते हैं क्या है परमिटिविटी। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 चार्ज रखा है तो ये जो चार्ज है आपस से सम डिस्टेंस पे होंगे, d होंगे, r होंगे, ठीक है, बट ये जिस डिस्टेंस पे है वो तो अपनी अलग बात है, ये जिस मीडियम पे होंगे उसी को हम परमिटिविटी ऑफ दी चार्जेस कहेंगे। मतलब Q1 और Q2 के जो चार्जेस होंगे वो किस मीडियम में है वो डिपेंडेबल होगा, क्या वो एयर मीडियम में है या वो वैक्यूम मीडियम पे है, ये सारी चीज़ों पे, इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ चार्जेस। एग्जांपल देखते हैं,
द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेम, मान लीजिए Q1 और Q2 एक सम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, लोकेटेड सम डिस्टेंस अपार्ट वाटर इज अबाउट 1/18 ऑफ द force between them when they are separated by same, ठीक है, distance in air, this is because the permittivity of water is about 80 times greater than the permittivity of air, मतलब कि हमारा जो वाटर है वो 18 टाइप ग्रेटर देन है एयर के कंपैरिजन में, तो यही इसकी परमिटिविटी ऑफ चार्जेस निकल के आएगी। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके साथ में आपके नोट्स भी बनते चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ राइट करके नहीं दिखा सकते बिकॉज उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तो जो भी हमसे हो पा रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो आपको ये सारे नोट्स ऑन द स्क्रीन दिख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें या तो ये नोट कर लें। अब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है एंड रिलेटिव परमिटिविटी अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं। तो द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन द वैक्यूम डिस्टेंस आर अदर फॉर्म इज गिवन बाय, मान लीजिए सेम चार्जेस Q1 एंड Q2, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि Q1 और Q2 चार्जेस जो है वो क्या है, वैक्यूम में रखे गए हैं। ठीक है, वैक्यूम में रखे गए हैं तो उनका जो फोर्स निकल के आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया। ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटती है तो आती है। कितने चार्जेस, मान लीजिए Q1 और Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r², किसके लिए निकाला, वैक्यूम के लिए निकाला। अब मान लीजिए कोई अनदर मीडियम है, वैक्यूम की जगह एयर है, वाटर है, कोई अनदर मीडियम है बट वैक्यूम नहीं है, तो उस फॉर्म पे जो हमारा फोर्स निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ। हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मीडियम कर देंगे। इसके लिए भी ये सारी चीज सेम हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, वी गेट अब हम ये देखते हैं कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो 1/4 पाई एंड 1 अपॉन यहाँ पे करके दिखाते हैं, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया है, पहले हमारे पास वैक्यूम था, अब विदाउट वैक्यूम है। अब चार्जेस जो होंगे Q1 Q2 अपॉन r², इसमें भी क्या था, Q1 अपॉन Q2 अपॉन r²। आपको ये पता है A B C एंड D, जब ये आपस में चेंज होते हैं तो D वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, जैसे A अपॉन B हो जाता है एंड D अपॉन C हो जाता है, तो ये सारे वैल्यू आपस में कट गए, बचा क्या, ये और ये भी कट गए, बचा क्या, तो जो हमारे पास आउटपुट निकल के आया है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम निकल के आया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, इसी को या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। होप सो आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसके बीच रिलेशन है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कूलम्स लॉ के बाद ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो थोड़ा लॉन्ग है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इन interacting, total force of given charges in the vector sum of all the charges, force between two charges is not affected by the presence of the other charges। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो आप फिग में देख ही रहे हैं, एक हमारा एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, इसके ओरिजिन से लेके हमने इसको 3 पॉइंट पे बांट दिया है, Q1 Q2 एंड Q3। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस क्या है, r1, ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस है r2, और ओरिजिन से Q3 की डिस्टेंस है क्या, r3। ठीक है, अब Q2 जब फोर्स लगाएगा Q1 की तरफ, और इसको आपने लेट कर लिया Q1, ठीक है, तो Q2 जब Q1 की ओर फोर्स लगाएगा तो कौन सा फोर्स निकल के आएगा, 1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 के जरिए लग रहा है, और कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है, इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स F12 कैलकुलेट होगा। अब सेम जब आप इसको अपर की साइड फोर्स लगाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि Q1 यहाँ पे है और Q3, तो जब अपर की ओर फोर्स लगेगा तो नेक्स्ट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, F13। तो हम ये देखेंगे कि अभी तक ये जो चार्ज लग रहे थे F12 एंड F13, तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट निकलेगी वो कहीं ना कहीं इनके बीच से होगी, तो ये हमारा F1 फोर्स हो गया, यही हमें फाइंड आउट करनी है। और ये किस पॉइंट पे है, ये Q1 पॉइंट पे है। ठीक है, ये F113 चार्जेस हो गया और ये F12 चार्जेस हो गया, इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जो इसके एक्स साइड पे F12 पे और वाई साइड पे F13 पे निकल गया, और इनका रिजल्टेंट जो है वो F1 है। अब देखते हैं, कुछ कंसीडर करते हैं, कंसीडर n पॉइंट्स ऑफ चार्जेस। मान लीजिए आपके पास Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। ठीक है, इन वैक्यूम, ये प्लेस्ड है वैक्यूम पे, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएंगे, r1 r2 एंड r3 डैश डैश rn रिस्पेक्टिवली, जैसा आपको ये फिगर में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑफ द चार्ज गिवन इज गिवन बाय, तो हम ये देखेंगे कि हमारे F1 पे जो टोटल चार्ज लगेगा वो क्या हो जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि F1 पे तो F12 चार्जेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन की ओर, वाई डायरेक्शन की ओर F13 चार्जेस लग रहे हैं, एंड प्लस और भी अगर चार्जेस होते तो डेट F1n चार्जेस हो सकते हैं, n इज इंटीजर ऑफ द वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे F12 एंड F13 एंड F1n आर इन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द
चार्जेस Q1 इंडिविजुअल चार्जेस Q2 Q3 एंड Q1। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। जब हम कूलम्स लॉ पे बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या लग रहा है, तो F12 पे देखते हैं फोर्स क्या लग रहा है, तो हम ये देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के द्वारा लग रहा है, तो R12 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट R12 का कैप। जो R12 होता है, R12 होता है वो क्या होता है, एक तो आपका R12 पोजीशन वेक्टर हो गया एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसकी वैल्यू हमें बनानी है, तो R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और इसकी जगह पे हम और लिख सकते हैं R12 को ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो R12 मिल गए, एक स्क्वायर के फॉर्म पे, एक विदाउट स्क्वायर के फॉर्म पे, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डॉट R1 माइनस R2 का पोजीशन वेक्टर अपॉन, जब इसकी वैल्यू R12 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और फिर एक और हो जाएगा R1 माइनस R2 का, ठीक है, ये तो इसके पावर 2 इसके पावर 1, इसको हम फाइनल क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। तो टोटल ऑफ द फोर्स ऑफ Q1 चार्जेस, क्योंकि हमने तो F12 पे निकाल लिया, ठीक है, बचा क्या F13, ठीक है, ये बचा, तो हम सारी वैल्यू निकालने से अच्छा कि हम इस वाले फ्रैक्शन पे अल्टरनेटिव चेंजेस कर दें। तो हम टोटल फोर्स कैसे लिख सकते हैं, तो हम टोटल फोर्स कुछ ऐसे लिख सकते हैं, F1 करके लिख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा F12 की वैल्यू F12 है, इसलिए यहाँ पे Q1 एंड Q2 है, एंड R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1 Q है, ठीक है। 13 की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 1 एंड 3 है, तो R1 माइनस R3 एंड R1 माइनस R3 का क्यूब है, प्लस डैश डैश करके हमने कहाँ तक ले गया इसको F1 तक, तो पहला वाला हमारा क्या है Q1 इंटू सेकेंड वाला क्या है Q1, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। अब बात करेंगे इसके पोजीशन एंड मॉड्यूलस वेक्टर भी सेम ही, या रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम ही हो जाएंगे। तो अगर हम इन सारी चीज़ों पे ये बाहर निकाल दें, एक सेकेंड में इसको रफ कर लेता हूँ। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूँ F1 की, मैं ये देखूँगा कि जब मैंने सारी वैल्यू रखी यहाँ पे, तो एक चीज़ मुझे सिमिलर दिखा Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Qn, ठीक है, तो तीनों पॉइंट पे Q1 सिमिलर है, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे बाहर में आ जाएगा, जब हम इसको बाहर निकालेंगे Q1, एक सेकेंड, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी पे सिमिलर पॉइंट है, ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब जब हम इस टाइप से एडिशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समेशन, तो समेशन आई इज इक्वल टू 2, अब जो अंदर की इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 2 से होगी, क्यों, क्योंकि Q1 हमारा इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है। अब कहाँ तक जाएगा, इंटीजर वैल्यू तक जाएगा। अब Qi यहाँ पे हम लिखेंगे Qi R1 माइनस आई की वैल्यू 2 से लेनी है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ R1 माइनस Ri, ठीक है, यह हो गया हमारा मेन फॉर्मूला जो निकल के आया है, ठीक है। F क्या है यहाँ पे, F1 को हम ये लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q या Q1 ड्यू टू मैनी चार्जेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनी चार्जेस की वजह से हमारे पास जो टोटल फोर्स F1 निकल के आया की वैल्यू, ये जो F1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के लेके आई है, यही हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। या तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू, बस वहाँ पे सेंटर पे Q1 था, यहाँ पे चेंज करके Q हो जाएगा। होप सो आपको समझ आया होगा, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसकी PDF डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इस वीडियो के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से कंटेंट हम बनाते हैं अपने चैनल पे, तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।